नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज चैनल में। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन या फॉर्मल डिसिप्लिन थ्योरी भी इसे कहा जाता है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या इसका इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में समझेंगे, किस प्रकार से ये थ्योरी के बारे में बताया गया है, इसका क्या हिस्ट्री रहा इसके बारे में समझने वाले हैं। इसका जो की पॉइंट है वो सारे की पॉइंट को यहाँ समझने वाले हैं। इसका जो आलोचना किया गया है, इसका जो क्रिटिसाइज़ किया गया है, वो क्या क्या चीज़ कहा गया है। अब बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने इसका समर्थन भी किए हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो इसका समर्थन नहीं भी किए हैं। तो इस सभी के बारे में काफ़ी डिटेल से यहाँ पर डिस्कशन होगा इस थ्योरी के अंतर्गत। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर इस QR कोड को यहाँ पे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात हो रही है थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। इसका दूसरा नाम क्या है? फॉर्मल डिसिप्लिन थ्योरी भी से कहा जाता है। यह जो है शैक्षिक सिद्धांत यह माना जाता है कि दिमाग एक मांसपेशी की तरह है जिसे अभ्यास द्वारा प्रशिक्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो शैक्षिक सिद्धांत का यह माना जाता है। ठीक है, शैक्षिक सिद्धांत की बात करते हैं, एजुकेशनल थ्योरी की बात करते हैं। इसमें ऐसा माना जाता है कि जो आपका दिमाग है, हमारा जो दिमाग है वो दिमाग क्या है कि मांसपेशी की तरह ही है। और इसमें क्या होती है कि अभ्यास के द्वारा बहुत सारे एक्सरसाइज करने के द्वारा क्या होता है, इसमें ट्रेनिंग किया जा सकता है। इसका अभ्यास के द्वारा इसके प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो इस सिद्धांत का जो मूल बोल सकते हैं उद्देश्य क्या होता है, तो इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य ये होता है बौद्धिक शक्तियों का विकास करना। जो आपका बौद्धिक शक्ति है उसका विकास करना इसका होता है इस थ्योरी का मूल उद्देश्य देखने को मिलेगा। जिसके अंतर्गत बात करते हैं इसका ध्यान, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता, इस सभी का डेवलपमेंट की बात की जाती है। और इसका हिस्ट्री की बात करते हैं, इसका क्या हिस्ट्री रहा है। तो इस सिद्धांत में जो है प्राचीन जो ग्रीक दार्शनिक थे, एक था आपका प्लेटो और दूसरा था अरस्तु। ये दोनों जो दार्शनिक है इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से इसमें विचार किया, इसका अध्ययन किया। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से अध्ययन करने के बाद इन्होंने विभिन्न तरह की चीज़ों को यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो 18वीं या फिर 19वीं शताब्दी, 18वीं से लेके 19वीं शताब्दी में यह जो सिद्धांत है बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था। और ख़ासकर कौन सा पॉइंट पर? ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के पॉइंट पर कहा हुआ था। ये जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में यह सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा प्रचलित देखने को मिला था। सिद्धांत है, इसको मानने वाले कौन थे? क्लासिकल एजुकेशनलिस्ट थे और एक आपका कौन थे? हर्बर्टियन थे। ठीक है, तो हर्बर्टियन थे और क्लासिकल एजुकेशनलिस्ट थे जो इस सिद्धांत को काफ़ी ज़्यादा मान्यता दिया, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इसको महत्व दिया। तो इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने जो विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी है, जो भी स्टूडेंट है, वो लैटिन या फिर गणित या तर्क शक्ति जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं, जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं, है ना, विषय होते हैं, उसको पढ़ने से क्या होता है कि उसके मानसिक शक्तियाँ मजबूत होती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इस सिद्धांत के आधार पे, इसके सिद्धांत के जो आधार है वो क्या है कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी लर्नर है, वो उसे सीखना चाहते हैं, तो उसको जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो सब्जेक्ट होता है, जैसे लैटिन लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इस कॉम्प्लेक्स होता है। गणित बात करते हैं, तर्क शक्ति की बात करते हैं, इस तरह का जो सब्जेक्ट होता है, इस तरह का जो विषय होता है, इस विषय को अगर कोई स्टूडेंट अगर पढ़ता है तो उससे क्या होगा, उसके मानसिक शक्ति क्या होगी और ज़्यादा मजबूत होगा। नेक्स्ट बात कहा गया है इसे हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन लॉक, विलियम जेम्स और थॉर्नडाइक जैसे जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया है, इस सिद्धांत को अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक है, विलियम जेम्स है, जॉन लॉक है और हर्बर्ट स्पेंसर है। जो चार मनोवैज्ञानिक हैं, ये चार मनोवैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत की बात कर रहे हैं, कौन सा सिद्धांत? मेंटल डिसिप्लिन सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो अलग अलग दृष्टिकोण से इन्होंने प्रस्तुत किया और बताया कि ये सिद्धांत किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर इसमें क्या क्या चीज़ों को कमी है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं सर, ये जो मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी है, इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या निकल के आया हुआ है। तो थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन एक परंपरागत या फिर ट्रेडिशनल शैक्षिक सिद्धांत है जो यह मानता है कि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। एक शिक्षा का जो मूल उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को अगर एजुकेशन देते हैं तो मेन उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उस स्टूडेंट का मानसिक शक्ति का विकास हो, है ना, मेंटल पावर का डेवलपमेंट इसमें हो सके।
यह जो सिद्धांत यह विश्वास करता है, क्या विश्वास करता है कि मानव मस्तिष्क एक मांसपेशी की तरह है, जिससे जितना अधिक अभ्यास दिया जाएगा वह उतना ही मजबूत और कार्यक्षम होता जाएगा। ठीक है, बात यहाँ कही गई कि ठीक है, अगर मानव मस्तिष्क की बात करते हैं, एक मसल्स ही है, एक मांसपेशी है, इसको जितना ज़्यादा अभ्यास इसमें किया जाएगा, है ना, वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा और कार्यक्षम मतलब कि कार्य करने की क्षमता है उसमें डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट बात इसमें कहा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने का माध्यम नहीं है, बल्कि वह एक प्रशिक्षण प्रक्रिया है। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन का, तो एजुकेशन क्या है आपका, एक ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, सिर्फ यहाँ से नॉलेज आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक ट्रेनिंग प्रोसेस भी यहाँ पे होता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, उसकी बुद्धि, उसकी स्मरण शक्ति, उसके ध्यान, उसके तर्क शक्ति या समझने की क्षमता का विकास किया जाता है या किया जा सकता है। इसलिए जो है इस सिद्धांत का जो है विशेष रूप से जो जितने भी बोल सकते हैं ऐसा विषय, ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसको बहुत ज़्यादा समझने में कठिनाई होती है या बोल सकते हैं कि उसको समझने का जो चुनौतीपूर्ण हो सकती है, उन सभी चीज़ों पे आप इस तरह का जो थ्योरी है, इस थ्योरी का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे गणित की बात करते हैं, तार्किक सोच और समस्या समाधान के लिए होता है। लैटिन भाषा किस तरह का होता है, स्मरण और अनुशासन के लिए होता है। और बात करते हैं तर्क शास्त्र की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, तो विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास होता है। अगर इस सारे सब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं, सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, आपका तार्किक शक्ति डेवलप होता है। यहाँ से आप किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। आपका मेमोरी पावर डेवलप होता है, आपका आप में डिसिप्लिन आता है, आप किसी भी तथ्य, किसी भी समस्याओं के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से इसका विश्लेषण कर पाएंगे। तो यहाँ पे बात यही कहा गया है कि इस थ्योरी की बात करते हैं, मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी विद्यार्थी होते हैं, उसकी बुद्धि, उसकी स्मरण शक्ति, उसके ध्यान, उसके तर्क शक्ति या फिर समझने की क्षमता का यहाँ पे विकास देखने को मिलता है। जिसमें ये बताया गया है कि जो एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन क्या है, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम नहीं होता है, बल्कि एजुकेशन क्या है, एक प्रशिक्षण प्रक्रिया है, एक बोल सकते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि प्रत्येक जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को मेंटल रूप से किस प्रकार से मजबूत किया जा सके, इन सभी के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। तो सिद्धांत यह कहता है, सिद्धांत क्या कहता है कि जब विद्यार्थी इस कठिन विषयों का अभ्यास करता है तो उसका मस्तिष्क उस कार्यों के लिए प्रशिक्षित होता है। अर्थात ये है कि जब कोई स्टूडेंट या जब कोई लर्नर जो है भिन्न तरह का जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होते हैं उसका अगर अभ्यास करता है, उसके बारे में सीखता है ना, बार बार उसको प्रैक्टिस करता है, इससे क्या होता है कि उसका मस्तिष्क जो है उस कार्य करने के लिए हमेशा क्या होता है, ट्रेन हो जाता है, उसका करने के लिए सक्षम हो जाता है। जिससे क्या होता है कि अन्य प्रकार के जो जीवन में विभिन्न तरह का जो क्षेत्र होते हैं, उन सभी में जितने भी समस्या होती है, इसको समाधान करने के लिए वो बोल सकते हैं मजबूत हो जाता है। उदाहरण के लिए बोल सकते हैं कि यदि कोई विद्यार्थी गणित में कठिन समस्याओं को हल करना सीखता है, ठीक है, गणित और मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में जो विभिन्न तरह का जो कॉम्प्लेक्स समस्याएं होती है, प्रॉब्लम होती है, और उसको हल करने के लिए वो सीखता है, तो उसमें जो है तर्क शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की जो शक्ति है उसमें उसका वृद्धि होता है, और आगे कहीं ना कहीं चल के वो भविष्य में विभिन्न तरह के क्षेत्रों में उसका इस्तेमाल कर सकता है, समस्याओं को समाधान करने के लिए उन सभी का उपयोग कर सकता है। इस बात करते हैं कि ठीक है, अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी की बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें विशेष रूप से देखने को मिला। एक क्विक रिवीजन अब इस वहाँ से कर सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, मानसिक शक्तियों का विकास करना होता है। मस्तिष्क को माना गया है, क्या माना गया है, एक मांसपेशी की तरह माना गया है। कठिन विषय जिसके अंतर्गत क्या है कि उसका अनुशासन, स्मरण शक्ति, ध्यान और तर्क शक्ति का विकास करने की बात कही गई है। वहीं पर शिक्षण प्रक्रिया की बात करते हैं, उसमें अनुशासन की बात करते हैं, उसमें परंपरागत पद्धति के आधार पर ही बात की गई है। अगर आधुनिक शिक्षा की बात यहाँ पे करते हैं, तो इसमें इस तरह की बात कही गई कि किस प्रकार से हम बौद्धिक विकास कर सके, जिससे कि विभिन्न तरह के कॉन्सेप्ट, विभिन्न तरह के अवधारणाओं को आसानी से उसका उपयोग कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंपॉर्टेंट की पॉइंट के अंतर्गत अब ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, तो बोला गया था ना कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो मेंटल डिसिप्लिन को क्या करते हैं, उसका आलोचना भी करते हैं और उसका समर्थन भी करते हैं, जिसमें से मेन रूप से आपको थॉर्नडाइक और विलियम जेम्स देखने को मिलेगा। तो विलियम जेम्स का क्या व्यू था इस थ्योरी से संबंधित, है ना, ये थ्योरी की बात करते हैं, मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी की बात कर रहे हैं, इसमें जो विलियम जेम्स का अपना क्या व्यू रहा, अपना क्या विचार रहा, इसके बारे में समझते हैं। तो विलियम जेम्स को एक मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र
का जो है एक लीडिंग थिंकर के रूप में माना जाता है। ठीक है, विलियम जेम्स कौन है? एक मनोवैज्ञानिक भी है और एक शिक्षा शास्त्री भी है, जो बोल सकते हैं कि लीडिंग थिंकर, या फिर बोल सकते हैं कि सबसे पहला जो थिंकर विचारक है, इसको माना जाता है। इन्होंने जो है थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से अध्ययन किया और इसे स्वीकार भी किया। इनके अनुसार ये कहा गया है कि ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेंटल डिसिप्लिन का, हम बात करते हैं मानसिक अनुशासन का, तो इसके अंतर्गत विभिन्न तरह की चीज़ें होती है जो कहीं न कहीं एक आधारभूत विश्वास के लायक बन सकता है। तो इन्होंने जो है जो बात कहे गए था, उसमें ये बात कहा गया था कि किस प्रकार से आप मेंटल रूप से, आप मानसिक रूप से अपने आप को विकास कर सकते हैं, उसको मजबूत बना सकते हैं। दैट मीन्स कह सकते हैं कि इस सिद्धांत का जो समर्थक जो है विलियम जेम्स रहे हैं, और इन्होंने बताए हैं कि मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का एकमात्र तरीका है उसे कठिन कार्यों में लाना। अगर आप बात करते हैं कि मस्तिष्क को मजबूत करें, उसका विकास सही तरीके से हो सके, उसका मेंटल डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके, तो उसे ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है ना। उसको जितना ज़्यादा ट्रेनिंग कर देंगे उतना ज़्यादा क्या होगा कि कठिन से कठिन समस्याओं, कठिन से कठिन कार्यों को वो आसानी से कर पाएगा। तो जेम्स का ये मानना था, क्या मानना था कि अनुशासनात्मक अध्ययन मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। अगर हम बात करते हैं अनुशासनात्मक अध्ययन जो है डिसिप्लिन रूप में कोई भी चीज़ों को आप करते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, आपका जो मानसिक शक्ति है उसका बढ़ावा या उसका शक्ति का विकास यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे बोल सकते हैं कि एक सैनिक प्रशिक्षण के बाद मजबूत और अनुशासित होता है। एक सैनिक, एक सोल्जर जो है, उसको बार बार उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, बार बार उसको ट्रेनिंग देने से क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और अनुशासित हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आप मेंटल रूप से अगर अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं उसमें बार बार उस चीज़ को अभ्यास करें, उसको बार बार उसमें प्रैक्टिस करें, और उस चीज़ को जितना ज़्यादा आप कीजिएगा तो उतना ज़्यादा क्या होगा, उस क्षेत्र में, उस तरह की चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा उसमें अपने आप को बेहतर पाइएगा और आपका मानसिक शक्ति का विकास सही तरीके से होगा। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूती और अनुशासन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि विलियम जेम्स का जो व्यू था, उसमें इंपॉर्टेंस आइडियाज़ क्या था, उसका विचार क्या था। तो विलियम जेम्स की बात की जा रही है तो इन्होंने क्या बोले थे कि दिमाग एक मांसपेशी की तरह नहीं है जिसमें सामान्य अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि मेंटल डिसिप्लिन की बात करते हैं, थ्योरी की बात करते हैं, तो इनका ये सब मानना था कि आपका जो दिमाग है, दिमाग का जो मांसपेशी है, जो मसल्स है ना, वो मसल की तरह नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं कि समान अभ्यास से इसे मजबूत किया जा सकता है, उसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। इन्होंने कहे थे, क्या कहे थे इन्होंने, कि किसी विशेष कौशल का अभ्यास केवल उसी विशिष्ट क्षेत्र में सुधार लाता है, न कि संपूर्ण मानसिक क्षमता में। वही बात कहा गया कि ठीक है, किसी विशेष कौशल का अगर अभ्यास करते हैं तो किसी विशेष क्षेत्र में क्या होगा, आपका सुधार लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आपका मस्तिष्क की बात करते हैं, आपका मानसिक क्षमता की बात करते हैं, उसका पूर्ण विकास होगा। ठीक है, इनका एक कहना भी था कि इनका एक सिद्धांत था क्या, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। इनका अपने सिद्धांत था ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग के विचार की चुनौती के अनुसार इन्होंने बताया था कि यह मानने से इनकार किया जा सकता है कि कठिन विषय जैसे लैटिन या गणित सीखने से दूसरे क्षेत्रों में भी उसका बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, इसमें इन्होंने इस बात को उचित रूप से कह दिया है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी खास क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं उसमें आपका विकास हो रहा है, इसका मतलब नहीं है कि दूसरा क्षेत्र में भी आपका विकास उसी प्रकार से होगा, बौद्धिक विकास उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि लैटिन की लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे गणित शिक्षण की बात कर रहे हैं, और इस तरह की चीज़ों को पढ़ लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे भी सब्जेक्ट जो है उसमें और ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। इन्होंने अपना एक थ्योरी है जो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग के में अपने विचार यहाँ पे रखे थे। इस बात करते हैं थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक, इनका अपना व्यू क्या था मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी के अंतर्गत। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि ठीक है, अगर मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वैज्ञानिक विरोध जो करने वाले हैं वो कौन थे, थॉर्नडाइक ही थे। मतलब क्या है, इसका आलोचना करने वाले कौन थे, थॉर्नडाइक थे। एडवर्ड थॉर्नडाइक जो थे इसका आलोचना कर रहे थे। ये सब इनका ये मानना नहीं था कि मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी जो है वो सही तरीके से काम करेगा, क्योंकि ये क्या थे, एक व्यवहारवाद थे, एक लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत ये जनक के रूप में माने जाते थे। इनका क्या कहना था, इसका क्या आलोचना था कि सीखी हुई क्षमताएं केवल उन्हीं क्षेत्रों में उपयोगी होती है जिसमें उन्हें सिखाया गया हो। ठीक है, वही बात कहा गया कि सीखी हुई क्षमता जो है
केवल उन्हीं क्षेत्रों में उपयोगी होती है जिसमें उन्हें सिखाया गया हो। जैसे कि हम बात करते हैं कि ऐसा स्टूडेंट, ऐसा बच्चा है ना जो साइकिल चलाने के लिए जानता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ साइकिल चलाने के लिए ही जानेगा। तो इससे संबंधित जो भी चीज़ आप कीजिएगा तो वहाँ पे क्या वो सारी चीज़ों को वहाँ पे कर पाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे क्या बात कर सकते हैं हम लोग कि अगर साइकिल चलाने के लिए वो जान रहा है ना, तो साइकिल चलाने के लिए वो जान रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो बाइक भी चला पाएगा, स्कूटी भी चला पाएगा, है ना। लेकिन वो किसी और क्षेत्र की बात करते हैं, है ना, किसी और क्षेत्र की बात करते हैं, मान लें कि ठीक है ये सारी चीज़ों को कर पा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी चीज़ों को भी कर पाएगा। साइकिल चला रहा है तो बाइक चला पाएगा, साइकिल स्कूटी, है ना, जितने भी दो पहिया गाड़ी है वो सारी चीज़ों को वो वहाँ पे चला पाएगा। जैसे हम 4 व्हीलर की बात करें, किसी कार की बात करते हैं, है ना, तो उसमें क्या हो सक्षम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वही बात कहा गया है कि ठीक है सीखा हुआ जो क्षमता है केवल उसी क्षेत्र में उसका प्रयोग कर सकते हैं जिस क्षेत्र में वो सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंस विचार क्या था, इसके बारे में समझिए कि थॉर्नडाइक जो है अपने प्रयोग के जरिए यह सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है सीमित और विशिष्ट होता है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि यदि दो कार्यों में समान तत्व जैसे कि आइडेंटिकल एलिमेंट होगा तभी एक कार्य से सीखा गया दूसरे कार्य में उसका उपयोग हम लोग कर पाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए थे किसका, साइकिल का और बाइक का। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो साइकिल चलाने के लिए जानता है तो बाइक भी वहाँ से वो चला पाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई टाइपिंग सीखता है तो उसकी उंगलियों की गति तो बढ़ती है, लेकिन इसका फ़ायदा उसे गणित के जितने भी समस्या हों उसको सुलझाने में नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ से यहाँ समझ सकते हैं कि वैसा बच्चा जो क्या है टाइपिंग सीखता है, टाइपिंग में उसका होता है जैसे उंगली की गति काफ़ी तेज़ है, वहाँ टाइपिंग बहुत अच्छा से कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गणित के जितने भी समस्या हैं, जितने भी गणित के जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को यहाँ से कर पाएगा। इनका इस प्रकार से विचार था। इन्होंने नेक्स्ट इसका जो निष्कर्ष हुआ था, इन्होंने जो प्रयोग किया था, प्रयोग किस पे किया था, प्रयोग किया था ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग की बात करते हैं, इसमें प्रयोग इन्होंने प्रूफ किया था। तो इन्होंने ये पाया कि थॉर्नडाइक ने क्या पाया कि दो समूह का जो प्रयोग किया था, एक लैटिन पढ़ाने की बात किया था, दूसरा क्या हुआ था कि कुछ नहीं पढ़ाने का। तो दोनों कि एक को लैटिन पढ़ाया गया दूसरे को कुछ नहीं पढ़ाया गया, कुछ नहीं बताया गया, फिर भी क्या हुआ दोनों समूहों का जो तार्किक क्षमता की जांच की गई है जो विशेष रूप से अंतर देखने को नहीं मिला। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा ऐसा जो लैटिन लैंग्वेज को सीख लिया और दूसरा क्या वो लैटिन लैंग्वेज को नहीं सीख रहा है, इसका मतलब नहीं है कि उसका तार्किक क्षमता का विकास नहीं होगा। क्या होगा, वो होगा, और कोई विशेष अंतर उसमें देखने को नहीं मिला। जिससे ये साबित क्या हुआ, साबित ये हुआ कि लैटिन जैसे कठिन भाषा सीखने से समान जो बौद्धिक शक्ति का में जो विकास की बात कर रहे हैं, उसमें सुधार की बात कर रहे हैं, वो उसको सुधार नहीं किया जा सकता है, विशेष सुधार इसमें नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि शिक्षण में इसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सकारात्मक रूप से किस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है, कि कठिन विषयों से अनुशासन और मानसिक विकास होता है। अगर कठिन विषय से क्या होता है कि अनुशासन की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं, या फिर मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसका विकास होता है। अगर आप पॉजिटिव रूप से देखते हैं, अगर आप नेगेटिव रूप से देखते हैं तो क्या होता है कि यह जो सिद्धांत है सभी छात्रों के लिए समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, या फिर नहीं लागू नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या आता है कि वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो आज का जो शिक्षाविद जो है इस सिद्धांत को जो आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं, कुछ रूप से यहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ों को यहाँ पे स्वीकार करते हैं, कुछ चीज़ों को यहाँ पे स्वीकार नहीं करते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में बात करते हैं कि एजुकेशन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें बात कही गई थी। अब इसका आलोचना की बात करते हैं, किस प्रकार से इसका क्रिटिसाइज किया गया है, इसके बारे में समझिए कि यह जो सिद्धांत है व्यक्तिगत रुचि या आवश्यकताओं को अनदेखा करता है। पहली बात, व्यक्तिगत रुचि मतलब कि आपको जो पर्सनल को इंटरेस्ट है तो उसके बारे उसकी आवश्यकता है, उसको क्या करते हैं, इसका आलोचना देखने को मिलता है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही पाठ्यक्रम प्रभावी नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या होते हैं, मान लीजिए सब्जेक्ट की बात करते हैं, सभी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, अपनी रुचि होती है, तो उसके अनुसार ही सारी चीज़ों को करता है। तो वही कहा गया है कि सभी विद्यार्थी जितने भी सभी को एक ही तरह के पाठ्यक्रम का बोलते हैं तो वो प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग की बात करती है तो इसका क्या होता है, अवहेलना करते हैं, इसके बारे में वो सहमति नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में
प्रचलन से क्या है, ये बाहर है। दैट मीन्स ये जो थ्योरी है काफ़ी ज़्यादा यूज इसका नहीं होता है अभी के समय में, ये बात यहाँ पे कही गई है। तो आज इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।